हाँ जी, तो इसके पहले के जो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे केटीजी के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो इस लेक्चर में हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि बाकी के जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे उनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर और कैसे आसानी से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल गोयल और वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें गिवन है इफ़ प्रेशर ऑफ अ गैस कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज बाय 0.4%। ठीक है, किसी क्लोज्ड वेसल के अंदर जो गैस है उसका जो प्रेशर है वो 0.4% से अगर बढ़ा दिया जाता है, कब बढ़ा दिया जाता है? जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज़ किया जाता है ना। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा, ये क्वेश्चन में हमें बताना है। तो इसको करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो इनिशियल प्रेशर है वो P है ना। लेट कंसीडर इनिशियल प्रेशर P1 जो है उसको हमने मान लिया P, और इनिशियल टेम्परेचर जो है उसको हमने मान लिया T मान लिया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज़ कर 0.4% से बढ़ा दिया, यानी कि P प्लस 0.4% ऑफ P, पहले वाले प्रेशर का ही 0.4% बढ़ा दिया। तो ये कितने बन जाएगा? ये बन जाएगा P प्लस 0.4 अपॉन 100 इंटू P। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा P प्लस P अपॉन 250 बन जाएगा। और ये कब हुआ? ये हुआ जब टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया गया है, यानी कि T प्लस 1 हो गया। अब ये क्लोज्ड वेसल है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है? ये क्लोज्ड वेसल है, और क्लोज्ड वेसल का मतलब है कि वॉल्यूम क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सिंस द वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, तो वॉल्यूम जो है वो क्या रह जाएगा? कांस्टेंट रह जाएगा। तो इसका मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। गैलोसाक नियम आप कह लो, गैलोसाक लॉ लगा लो। तो P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P2 अपॉन T2। तो यहाँ पर जो P1 है उसकी वैल्यू को हमने ऑलरेडी P लिया हुआ है, और T1 जो है उसकी वैल्यू को T लिया हुआ है। P2 जो है उसकी वैल्यू है वो कितनी हो गई है? वो हो गई है P प्लस P अपॉन 250, और ये वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू हो गई T प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई? T प्लस 1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा P प्लस P अपॉन 250, और ये बनेगा T अपॉन T प्लस 1। इसको लिए सिंप्लीफाई कैसे करो? ऊपर नीचे यहाँ पर डिवाइड कर दो P से, और यहाँ पर डिवाइड कर दो T से। तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस, और ये कितना होगा? P से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा कितना? 1 अपॉन 250, और यहाँ T से करोगे तो ये बनेगा कितना? 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन T। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से T का जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 250 केल्विन। ठीक है, तो T जो है वो कितना आ गया? 250 केल्विन। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए जो होगा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर मैंने क्लोज्ड वेसल के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है। आपको ध्यान रखना है, जब भी वेसल की बात होगी, फिक्स वेसल, क्लोज वेसल, तो वहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बनाया नहीं हुआ है, मैं बना देता हूँ। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ है, यहाँ पर लिखा है 0.3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0.1, यहाँ पर 2, यहाँ पर है प्रेशर, और यहाँ पर दिया हुआ है टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम्स आर प्लॉटेड एज शोन इन फिगर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। V1 बराबर V2, V3 बराबर V4 एंड V2 ग्रेटर देन V3, V1 बराबर V2, V3 बराबर V4 एंड V2 लेस देन V3। तो देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, ये जो ग्राफ है ये किसके बीच में है? P और T के बीच में है ना। तो यदि मैं इस ग्राफ को कंपेयर करूँ कौन से ग्राफ से? Y बराबर mx प्लस c वाले से, या ऐसे यहाँ पर y लिख लूँ, यहाँ पर x लिख लूँ, और यहाँ पर कोई ऐसे मैंने लाइन बना दी। तो ये लाइन जो होती है इसको हम लिखते हैं y बराबर mx। जो m होता है यहाँ पर, m क्या होती है? स्लोप होती है, स्लोप माने की प्रवणता, और इसको हम स्लोप को किससे लिखते हैं? tan थीटा से लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से आइडियल गैस इक्वेशन का यदि मैं यूज़ करूँ, आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करता हूँ तो लिखते हैं PV बराबर nRT। तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा? nR अपॉन V इंटू T। तो यदि इन दोनों को कंपेयर करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इन दोनों को, तो आफ्टर
आफ्टर कंपेयरिंग हमें देखने को मिल रहा है कि जो m है वो किसके बराबर है, nr/v, और m मतलब क्या होता है, स्लोप, तो स्लोप tan थीटा। तो ये क्या होती है, स्लोप। तो स्लोप जो है वो स्लोप है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। यहाँ से एक मेन मोटी मोटी चीज़ जो पता लगी है, स्लोप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। यानी कि स्लोप यदि ज़्यादा होगी, स्लोप ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और स्लोप यदि कम होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 1-2 लाइन और 3-4 लाइन में से स्लोप कम किसकी है, स्लोप कम है 1-2 की। तो स्लोप ऑफ लाइन 1-2 लेस देन है किससे, स्लोप ऑफ लाइन 3-4। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अगर स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या है, कम है, और वॉल्यूम, स्लोप कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है। इसका मतलब वॉल्यूम 1-2 ज़्यादा होगा किससे, वॉल्यूम 3-4 से। वॉल्यूम 1-2 ज़्यादा होगा किससे, वॉल्यूम 3-4 से। अब 1 और 2 दोनों सेम पॉइंट पर है, तो 1 और 2 दोनों सेम पॉइंट पर है तो V1 बराबर क्या होगा, V2 होगा, है ना। V1 बराबर क्या होगा, V2 होगा। इसी तरह से V3 बराबर क्या होगा, V4 होगा, और ये ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से अगर ऑप्शन की हम बात करें तो V1 बराबर क्या होगा, V2 होगा, V1 बराबर क्या होगा, V2 होगा, V3 बराबर क्या होगा, V4 होगा, V3 बराबर क्या होगा, V3 होगा, और V2 ग्रेटर देन क्या होगा, V3 होगा। या फिर यहाँ पर ये भी लिखा हो सकता था V1 ग्रेटर देन V4, तो V2 ग्रेटर देन क्या होगा, V3 होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा अगर आप ग्राफ वगैरह को आराम से समझना जानते हैं, समझ में आते हैं आपको, तो बहुत आसान ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा गया है टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज़ T केल्विन एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दी है उसकी, जो गैस की है वो कितनी दी है, E इक्वल्स टू 2.07 इंटू 10 पावर -23 T जूल पर मॉलिक्यूल। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है यहाँ पर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर गैस एट STP, तो 1 लीटर गैस STP की बात हो रही है, तो एट STP पर जो 22.4 लीटर गैस होती है, STP पर 22.4 लीटर गैस है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10 पावर 23 आवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो STP पर वी नो दैट 22.4 लीटर्स ऑफ गैस कंटेन्स, कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करती है, ये करती है 6.023 इंटू 10 पावर -23 मॉलिक्यूल्स। तो हमें कहाँ पूछ रहा है, 1 लीटर गैस पूछ रहा है, तो फॉर 1 लीटर के लिए क्या कर दोगे, 6.023 को इंटू 10 पावर -23 को, ये +23 आएगा ना, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, +23 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 22.4 से। तो यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 2.68 इंटू 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो डेटा दिया है, एनर्जी का डेटा दे रखा है, ये सब फिक्सियस डेटा है, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कि आप कुछ ना किसी काम में लग जाओ कि ये इतनी आसानी से आंसर कैसे आ सकता है। बाकी ये मैथ्स का क्वेश्चन था, इसमें फिजिक्स कहीं नहीं थी। आपको सिर्फ ये डेटा पता होना चाहिए कि STP पर जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए ए, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम गैस, गैस कौन सी है, हीलियम गैस है, एट टेम्परेचर T इज़ E, है ना, टेम्परेचर T इज़ E एंड द मोलर गैस कांस्टेंट R, देन अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर हमें पूछा है कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मीन काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी E, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं 3/2 K इंटू T, जहाँ K का मतलब क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो यहाँ से K की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2E/3T। K की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2E/3E। हमें क्या निकालना है, अवोगाद्रो नंबर निकालना है। तो अवोगाद्रो नंबर जो है, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन
के एंड आर। आर मतलब गैस करेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, के बराबर होता है आर अपॉन एन ए। तो एन ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, आर अपॉन के। तो आर यहाँ पर ऐसा कैसे रहने दो, के की वैल्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाओ, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2e अपॉन 3t। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 3RT अपॉन 2e, 3RT अपॉन 2e। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है डी ऑप्शन है। तो इसके लिए डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, खास कोई क्वेश्चन में था नहीं, यहाँ पर ऐसे ही घुमा फिरा के इतनी सारी बातें कही गई हैं। सिंपल एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, के मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट, आर का मतलब है गैस करेक्टरिस्टिक कांस्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मीन काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल लो, उन दोनों का आपको फार्मूला, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है द कैपेसिटी ऑफ अ वेजल इज़ 3 लीटर। 3 लीटर है एक वेजल की कैपेसिटी। इट कंटेन्स 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो कितने ग्राम है, 6 ग्राम है। उसके बाद जो नाइट्रोजन है वो कितने ग्राम है, वो है 8 ग्राम है। उसके बाद अपन बात कर लें CO2 की, तो CO2 कितने ग्राम है, 8 ग्राम है। अब यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इनके किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मॉलिक्यूलर वेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन का अगर मॉलिक्यूलर की वेट की बात करें तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो कितना आएगा 32। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो कितना आएगा 28। और CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा 44। ये कैपिटल M, ये कैपिटल M और ये कैपिटल M। मिक्सचर एट, इनका मिक्सचर बना दिया जाता है कितने टेम्परेचर पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन। आर की वैल्यू दे रखी है। देन द प्रेशर इन द वेजल इज, तो मिक्सचर बनाया है तो टोटल जो प्रेशर है डाल्टन लॉ का हम यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग P इक्वल्स टू क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। अब क्योंकि PV बराबर क्या होता है, nRT होता है ना। PV बराबर क्या होता है, nRT। तो P की जगह हम क्या लिख देंगे, nRT अपॉन V लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा N1RT अपॉन V, यहाँ हो जाएगा N2RT अपॉन V, यहाँ हो जाएगा N3RT अपॉन V। पूरे में से कॉमन कितना आ जाएगा, पूरे में से कॉमन आ जाएगा कितना, RT अपॉन V। यहाँ रह जाएगा N1, ये हो जाएगा N2 और ये हो जाएगा N3। अब N जो है N का मतलब होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उसकी जगह हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें तो P RT अपॉन V। तो यहाँ हो जाएगा M1 अपॉन कैपिटल M1, M2 अपॉन कैपिटल M2, M3 अपॉन कैपिटल M3। तो अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो तो देखो ये कितनी है 8.31, ये 8 है। टेम्परेचर हो जाएगा कितना 300 केल्विन। और वॉल्यूम जो है वो 3 लीटर है। 3 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻³ सबसे पहली गैस ऑक्सीजन ले लो तो ये हो जाएगा 6/32। दूसरी हो जाएगी कितनी 8/28। और तीसरी वाली जो है वो कितनी हो जाएगी 8/44। 8/44। तीसरी वाली 8 है कि 5 है, एक है 6 8 5, ये 5 आएगा, सॉरी ये 5 आएगा। यहाँ पर 5 लिखो भाई, ये 5 आएगा। तो ये 5 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से हमारे पास प्रेशर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी कितनी 5 × 10⁵, 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो कई जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू 5 एग्जैक्ट नहीं आएगी, उसके आसपास कहीं वैल्यू आएगी। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो वो लगभग बराबर होगी किसके 5 × 10⁵ के। तो चारों ऑप्शंस में से देखूं तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है अ क्लोज्ड वेजल कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन कितनी है 8 ग्राम है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 32 होगा, ये ज़रूरत पड़ेगी हमें। नाइट्रोजन कितनी है 7 ग्राम है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा 28 होगा। द टोटल प्रेशर इज़ 10 atm at a given temperature if now oxygen is absorbed by introducing a suitable absorbent। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो उसके अंदर क्या बच जाती है, द प्रेशर ऑफ द रिमेनिंग गैस, तो उसके अंदर रह जाएगी नाइट्रोजन रह जाएगी। तो तब हमें बताना है कि उसका प्रेशर कितना होगा। कैसे करें इसको, सबसे पहले तो दोनों का मिक्सचर था तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या था कि P बराबर क्या था P1 + P2।
अब ये हम देख चुके हैं कि जो टोटल प्रेशर है शुरुआत में वो कितना था, 10 था, उसको 10 रखो। पी वी बराबर होगा एन आर टी, तो पी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या, एन आर टी अपॉन वी, तो एन वन आर टी अपॉन वी, और यहाँ से लिख दूंगा एन टू आर टी अपॉन वी। तो इसको लिखा मैंने 10, कॉमन आ गया मेरा आर टी अपॉन वी, एन वन को लिख दिया मैंने एम वन अपॉन कैपिटल एम वन, और इसको लिख दिया एम टू अपॉन कैपिटल एम टू। इन वैल्यूज़ को अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये कितना हो गया, 8/32, और ये हो गया 7/28। तो यहाँ से इसको सिंपल करोगे तो यहाँ से वैल्यू बनेगी 10 इक्वल्स टू, ये बनेगा आर टी अपॉन 2v, ये वैल्यू बन जाएगी, और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। फिर इस क्वेश्चन में बोला है कि यदि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो प्रेशर, जो गैस बच जाएगी वो कौन सी बच जाएगी, नाइट्रोजन बच जाएगी। तो व्हेन O2 is absorbed, then for nitrogen let pressure is, तो नाइट्रोजन के लिए जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी। तो एन कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का, 7/28, और आर टी अपॉन वी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, आर टी अपॉन 4v। कितना बचेगा, आर टी अपॉन 4v। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब अगर हम कंपेयर करें किसको, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, यहाँ से आर टी अपॉन वी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 वैल्यू है, उस 20 वैल्यू को उठाकर कहाँ रख देंगे, सेकंड में। तो यहाँ आर टी अपॉन वी की वैल्यू कितनी है, 20/4, तो 20/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 atm। तो जो नाइट्रोजन गैस बची रह जाएगी उसका जो प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाना था इसमें, डाल्टन्स लॉ लगाना था। उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला हमने यूज़ किया। उसके बाद जब उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या रह गई, इसके अंदर नाइट्रोजन रह गई। तो उसके बाद हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस हैविंग वॉल्यूम v एंड प्रेशर p इज़ 3/2 pv। ठीक है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो उसकी एनर्जी दे रखी है, एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो कितनी दे रखी है, E इक्वल्स टू 3/2 और PV, जिसको कि हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 3/2 RT, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मोनोएटॉमिक गैस में जो एनर्जी होती है टोटल, या जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं टोटल, किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं ट्रांसलेशन। तो इन मोनोएटॉमिक गैस ऑल द DOF का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ पर रोटेशन और वाइब्रेशन की वजह से कुछ नहीं आता। फिर हमसे पूछा है द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ डायटोमिक गैस। अब डायटोमिक के पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है फॉर डायटोमिक के पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 5। इस 5 में से 3 + 2, 3 तो आता है किसकी वजह से, ट्रांसलेशनल की वजह से, और 2 आता है किसकी वजह से, रोटेशनल की वजह से। 2 आता है किसकी वजह से, रोटेशनल की वजह से। अब हमें सवाल में पूछा है कि ट्रांसलेशन की वजह से कितनी आएगी, तो ट्रांसलेशन की वजह से कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो हैंस जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो E की वैल्यू किसके बराबर, ट्रांसलेशनल की वजह से कितनी होगी, वो होगी 3/2 PV। कितनी होगी, 3/2 PV होगी। तो यहाँ पर भी जो टोटल एनर्जी आएगी सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से, वो कितनी आएगी, 3/2 PV। तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शंस में से सही आंसर क्या होगा, बी होगा। यदि हमें पूछा जाता डायटोमिक के लिए उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी तो वो कितनी आती, 5/2। अगर हमसे पूछा जाता रोटेशनल की वजह से कितनी आती, तो वो आ जाता 2/2 PV, यानी कि जो बचता कितना, PV बचता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ के फिर आंसर लगाना। नहीं तो होगा क्या, आप ये लाइन को खा जाओगे। आप जैसे ही देखोगे डायटोमिक, आपको ध्यान आएगा डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, आंसर लगा दो 5/2 PV।
जो कि गलत हो जाएगा। और गलत क्यों होगा? आपकी सिली मिस्टेक की वजह से होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है, वहाँ पर कई चीज़ें छुपा कर छोड़ी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है CO2 इज़ अ ट्राई एटॉमिक गैस। CO2 ट्राई एटॉमिक गैस है, बिल्कुल साफ। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम गैस विल बी। देखो तो CO2 ट्राई एटॉमिक गैस है, CO2 इज़ ट्राई एटॉमिक गैस, ये हमें पता है, बिल्कुल पता है। अब ट्राई एटॉमिक गैस में हमने दो तरह के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा था। एक लिखा था नॉन लीनियर के लिए, तो नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था कितना? 6। और एक लिखा था हमने किसके लिए? लीनियर के लिए। लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था कितना? 7। और जो CO2 है वो कौन सा है? लीनियर है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा कितना? 7 आएगा। यहाँ पर ये पक्की बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन वो भी होगा जिसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके क्वेश्चन को यूज़ किया होगा। अब हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम गैस। तो फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर ग्राम, काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम में निकालना है। तो पर ग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है E = F/2nRT, जहाँ n क्या होता है? मोल होता है। तो F यहाँ पर अब कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7/2 n CO2 है। CO2 के लिए कैसे यूज़ करोगे? नंबर ऑफ मोल, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास मान लो 1 ग्राम हो गया, 1 ग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर, और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 44 और RT। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/88 RT, है ना। और RT को हम क्या लिख सकते हैं? N के R को, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/88 NKT। क्यों? क्योंकि R बराबर क्या हो जाएगा? NK हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 7/88 NKT। अब जैसा कि मैंने कहा तुम्हें कि यहाँ पर एक आंसर वो भी मिलेगा जहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 यूज़ किया गया होगा, तो वो ऑप्शन भी दिया हुआ है। और वो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? C दिया हुआ है। और 90% चांस है इस चीज़ के कि ये यहाँ पर 6 आंसर, ट्राई एटॉमिक देखते ही आंसर क्या लगेगा? 6/88, और ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम ट्राई एटॉमिक के लिए बात करते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। तो वहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट दिया गया है, जो गैस दी गई है, वो कौन से वाली है, वो लीनियर वाली है या नॉन लीनियर वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमें बोला है एट एस टी पी डेंसिटी ऑफ गैस इज़ 1.3 ग्राम पर मीटर क्यूब। ये ग्राम नहीं है, किलोग्राम है। ठीक है, तो डेंसिटी हमें दी हुई है, डेंसिटी ऑफ गैस ये कितना है? 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। कंडीशन क्या है? STP। तो STP है, इसका मतलब प्रेशर जो है वो कितना हुआ? 101 305, 101 और 305 325 101,325, हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा? 273 केल्विन, 273.15 होगा, हम 273 ले लें। वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात हो रही है, तो साउंड के लिए साउंड की स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, साउंड के लिए किसी मीडियम से जब फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है? गामा P अपॉन रो। और जो साउंड की स्पीड है वो हमें दी गई है, कितनी दी गई है? 330। तो ये 330 = गामा P की वैल्यू 101 325 और डेंसिटी की वैल्यू कितनी? 1.3। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1.41। ये किसकी वैल्यू आ गई? गामा की। हमें पूछा क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा में क्या रिलेशन होता है? इनमें रिलेशन होता है गामा बराबर 1 + 2/f, और ये वैल्यू कितनी है? 1.41, 1 + 2/f। और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास f की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2/γ-1 और 2/1.41 -1। तो f जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है फॉर अ गैस R/CV = R/CV की वैल्यू दी है 0.67। ठीक है, R/CV की वैल्यू दी है 0.67। गैस कौन सी है? तो CV बराबर होता है R/γ-1। तो γ-1 किसके बराबर हो जाएगा? R/CV। और ये वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, तो γ-1 बराबर R/CV कितना हो गया? 0.67। तो गामा बराबर कितना हो गया? 1 + 0.67।
तो ये हो जाएगा गामा इक्वल्स टू 1.67, और 1.67 जो कि होता है किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है। तो यहाँ से ये कौन सी गैस हो जाएगी, मोनो एटॉमिक गैस हो जाएगी, जो कि ऑप्शन हो गया कौन सा, सी। ठीक साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया है 40 कैलोरीज ऑफ हीट इज़ नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, 1 मोल। आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3 हो गया, है ना। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 कैसे आ गया, 20 से 30 हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम बात कर लें तो एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। तो ये कितना हो गया 40, एन हो गया 1, सी पी और डेल्टा टी कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो सी पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सी पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसको सिंपल करा दो, सी पी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। उसके बाद पूछा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर ओवर द सेम इंटरवल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कितना हमें हीट चाहिएगी यदि उसको कहाँ पर किया जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो अब यूज़ करेंगे हम इसके लिए क्या, मेयर्स फार्मूला, है ना। अब इसके लिए यूज़ करेंगे हम किसका रिलेशन, मेयर्स का रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू मेयर्स लॉ, मेयर्स रिलेशन सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर है। आर की वैल्यू दे रखी है 2, सी पी की वैल्यू आ गई 4, तो 4 माइनस सी वी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से सी वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, जो कि कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो सी वी की वैल्यू आ गई 2। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर बात करें तो उसके केस में डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू बराबर क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। तो एन हमारे पास 1 है, सी वी 2 आ गया और ये टेम्परेचर चेंज था वो 10। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 20 कैलोरी। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 20 कैलोरी, जो कि ऑप्शन है ए। तो ऑप्शन ए इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है फॉर अ गैस द डिफरेंस है, ये डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट्स इज 4150, सी पी माइनस सी वी ये दे रखा है 4150। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस इफ द रेशो दे रखा है सी पी अपॉन सी वी का, ये कितना दे रखा है 1.4। तो यहाँ से सी पी की जो वैल्यू है वो हो गई 1.4 सी वी। इसको लिखो इक्वेशन फर्स्ट और इसको लिखो इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का अगर यूज़ करते हो तो वैल्यू रख दो 1.4 सी वी माइनस सी वी इक्वल्स टू 4150। सी वी कॉमन आ गया, 1.4 माइनस 1 4150। तो सी वी इक्वल्स टू हो जाएगा 4150 अपॉन कितना हो जाएगा 0.4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10375। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10375 जूल पर केजी केल्विन, और जो कि कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है डी। तो डी विल बी द राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड थे। इसके पहले के लेक्चर में हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे, और आज इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस को डील किया था, उनमें उन कॉन्सेप्ट्स को हमने यूज़ किया था, और आज भी हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया है। तो आप देख रहे होंगे कितने आसान क्वेश्चंस हैं, पर एक बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर कि कई बातें इनमें छुपा के रखी जाती हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन को देखते ही उस पर टूट के नहीं पढ़ना है हमें, है ना। जैसा कि मैंने CO2 वाला क्वेश्चन बताया था, उसमें ट्राई एटॉमिक देखते ही उसका आंसर लगा देंगे 6/88, परंतु वहाँ पे ये हमें देखना है कि नॉन लीनियर है या लीनियर है। तो इस तरह की चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब जो KTG वाला पोर्शन में है, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा वॉन डेर वाल इक्वेशन। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे वॉन डेर वाल इक्वेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और लेक्चर को पसंद कर रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।